नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा की संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। पूर्वोत्तर में मानसून दस्तक दे चुका है। कोरोना संकट के बीच भारी बारिश ने पूर्वोत्तर में स्थितियां बिगाड़ दी है। यह हर साल होता आया है। बाढ़, भूस्खलन, भूकटाव के चलते लाखों लोग प्रभावित होते हैं। हजारों लोगों की मौत हो जाती है। मीडिया में सुर्खियां और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप, सरकारी घोषणाएं, मुआवजा और 2-3 महीने बाद सब कुछ अगले मानसून तक शांत हो जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी हर साल जिस समस्या से जूझता है वह है भूस्खलन और कृत्रिम बाढ़। पहाड़ों पर अतिक्रमण, अवैध गृह निर्माण हर रोज जारी है। पहाड़ कटेंगे तो भूस्खलन तो होगा ही। क्यों जिंदगी दांव पर लगाकर लोग पहाड़ों पर आसियां बसाते हैं, और ये कौन लोग हैं जो इन्हें मौका देते हैं गुवाहाटी के पहाड़ों पर आसियां बसाने के लिए? कौन जिम्मेदार है भूस्खलन के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए? कौन जिम्मेदार है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के लिए? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी, हमारे साथ कांग्रेस के नेता अभिजीत मजूमदार जुड़ चुके हैं, हमारे साथ असम प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता जुड़ चुके हैं, और बहुत जल्द हमारे साथ डिब्रूगढ़ से जुड़ेंगे रिपुंजय दास। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रमोद जी से शुरू करता हूं। लोग आसियां बसाते हैं, बसानी चाहिए क्योंकि ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़, और गुवाहाटी जैसे शहर की स्थिति तो आप देख ही रहे। हर साल भूस्खलन के चलते कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग जिंदगी भर के लिए पंगु हो जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं, और पूरे पूर्वोत्तर में ही यही माहौल देखा जाता है। कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं इसके लिए प्रशासन, सरकार दोषी है? देखिए, सिस्टम तो प्रशासन और शासन ही चलाता है। तो निश्चित तौर पर जब पहाड़ों पर लोग बसते हैं और बारिश के बाद वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है तो दोष तो शासन और प्रशासन को ही दिया जाएगा। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स तो है नहीं कि कल रात घंटे भर की बारिश के बाद में गुवाहाटी में कई जगह से लैंडस्लाइड की खबर आ रही है, और कमोबेश सारा गुवाहाटी कल आर्टिफिशियल फ्लड से त्रस्त हो गया था। जगह जगह निचले इलाकों में के अलावा कई नए इलाकों में जहां पानी भरना कभी सुना नहीं गया है, वहां भी बरसात का पानी भर गया। करोड़ों रुपए, मैं समझता हूं कि अरबों रुपए सरकार ने खर्च किए माने स्टॉर्म ड्रेन बनाने में और ड्रेन को चौड़ा करने में, पर कहा जाता है ना कि जितना जब इलाज किया मर्ज उतना ही बढ़ता चला गया। समस्या क्या है कि पहाड़ों पर पहली बात है कि पहाड़ों की कटाई क्यों होती है। गुवाहाटी मेरे ख्याल में न केवल भारत का बल्कि विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जिस शहर के बीच में 1 दर्जन से ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है, पहाड़ियाँ हैं। अगर किसी का घर 30-40 फीट भी ऊंचा है तो उसे कोई ना कोई पहाड़ गुवाहाटी का दिख जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत शहर है, किंतु पहाड़ों पर अवैध रूप से अतिक्रमण आज नहीं कई वर्षों से जारी है। इसके लिए सरकार की भूमि नीति और गृह निर्माण नीतियाँ सीधे तौर पर दोषी है। गुवाहाटी, जब शिलोंग से राजधानी गुवाहाटी आई तो शहर का बढ़ना शुरू हुआ, किंतु तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने प्लान्ड वे में गुवाहाटी के डेवलपमेंट की कोई योजना नहीं बनाई। अब चूंकि गुवाहाटी न केवल असम की राजधानी है, न केवल पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है, बल्कि ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मंडी भी है। इसलिए यहाँ तरह तरह के सारे देश से लोग यहाँ आते हैं, बसते हैं। पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, असम के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ आकर बसते हैं, किंतु बसने के लिए जगह नहीं है क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है, एक तरफ नदी है, बसेंगे कहाँ? तो जाहिर तौर पर लोगों ने पहाड़ों का अतिक्रमण करना शुरू किया। अभी पिछले दिनों सरकार एक बिल्डिंग निर्माण के लिए एक नीति लेकर आई है कि, जहाँ तक मैं विजय जी ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे, कि 500 स्क्वायर फीट से लेकर 1500 स्क्वायर फीट तक भी अगर, या 2000 स्क्वायर फीट भी अगर किसी का प्लॉट है तो उनको G+2 का हम परमिशन देंगे। आप परमिशन ही नहीं देंगे, आप एक अपार्टमेंट बनाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लागू होते हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस आप किसी के पास अगर 2000 स्क्वायर फीट जगह है, या 1500 स्क्वायर फीट जगह, या 2500 स्क्वायर फीट जगह है, उसके ऊपर भी अगर लादना चाहेंगे तो समस्या तो खड़ी होगी ही। ऐसी बात नहीं है गुवाहाटी में जगह की कमी है, गुवाहाटी में जगह काफ़ी है, किंतु सरकार की गलत बिल्डिंग निर्माण नीति के कारण ऐसा हो रहा है। पहाड़ों के ऊपर ज़मीनें लोग ले लेते हैं, सरकार की तरफ से उन्हें हटाया नहीं जाता है। पहाड़ की अवैध कटाई होती है, कटाई सिंडिकेट है जो पहाड़ की मिट्टी को बिक्री करता है। इन सारे कारणों से ये समस्या खड़ी होती है। इस बार जो बाढ़ कल आई है उसका एक कारण और भी था।
हमेशा होता ही आया पिछले 3-4 वर्षों से कि मार्च और अप्रैल के महीने में गुवाहाटी में नालों की सफाई शुरू हो जाती है। इस बार मार्च और अप्रैल चूँकि कोरोना काल था, सारा का सारा तंत्र, बेनिफिट ऑफ डाउट अगर तंत्र को दिया जाए तो सारा का सारा सरकारी तंत्र कोरोना से जूझने में लगा हुआ था। नालों की सफाई कहीं भी नहीं हुई, नतीजतन कई नए इलाके जलमग्न हो गए। एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। गुवाहाटी में भरुलू के ऊपर, भरुलू नदी जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो उसके पहले एक स्लूइस गेट बनाया हुआ है। उसके और उसके आसपास के जो इलाके हैं वो भरुली नदी से नीचे है उनका। वहाँ एक मोटर रहती है, उस मोटर से पानी जब भी बारिश होता है पानी फेंकना शुरू कर दिया जाता है। मुझे पता चला, कल मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, कल वो मोटर वहाँ पर नहीं थी, वो पंप वहाँ पर नहीं था। वो पंप वहाँ नहीं होने के कारण पूरा का पूरा नारायण नगर इलाका, कुमारपाड़ा इलाका और आसपास के इलाके जो हैं पूरी तरह जलमग्न हो गए। जिनके घर नीचे थे उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। पता भी नहीं चला कि घर में एक वेग पानी आ गया, 3-3, 4-4 फीट तक पानी लोगों के घरों में पहुँच गया। जिन जैसे अनिल नगर, तरुण नगर जो निचले इलाके हैं, वहाँ के लोग आमतौर पर कृत्रिम बाढ़ के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब बारिश आएगी तो हमारे घरों में पानी भरेगा, और उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं और घर का निर्माण भी उन्होंने इसी तरह से कर रखा है। पर कल जो नए इलाकों में पानी गया तो लोग अचानक, जिसको कॉट बाय सरप्राइज जिसको कहते हैं, क्या अचंभित हो गए कि अचानक क्या हो गया। तो सरकार को पहाड़ों के लिए अपनी नीति ठीक करनी होगी, भवन निर्माण की अपनी नीति को ठीक दुरुस्त बनाना होगा, ताकि कि जितनी भी उपलब्ध गुवाहाटी में जगह है उसका ऑप्टिमम यूज हो सके। जब तक ये नहीं होगा ये समस्या हर साल इसी तरह जारी रहेगी। मैं हर साल ही नहीं, हर बारिश के बाद हम आर्टिफिशियल फ्लड और लैंडस्लाइड की समस्या से जूझते रहेंगे। जी हाँ, ये समस्या जारी रहेगी अगर नीतियाँ ठीक नहीं की गई। अभिजीत मजूमदार, आप भी गुवाहाटी में वर्षों से रह रहे हैं। कृत्रिम बाढ़ से तो आप निश्चित तौर पर साल में 4-5 बार मुखातिब होते ही हैं। पूरे आपका ओपनिंग कमेंट चाहूँगा, उसके बाद मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। गुवाहाटी का जो कृत्रिम बांध है ये आप देख रहे हैं, जो कांग्रेस का टाइम में भी था और उसका बाद बीजेपी जब से राज कर रहा है, बीजेपी का टाइम में भी वही सेम पोजीशन ही था। लेकिन एक बात है, जब कांग्रेस था, जब कांग्रेस का 2012-13 पे वो लोग ट्राई किया, भरालू नदी बहुत काटा है। लेकिन एक बात दोनों मिनिस्ट्री को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो किसके लिए इतना छोटा शहर गुवाहाटी को अभी तक संभाल नहीं पाया, इसके लिए जो जो दोषी है, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर को हम कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का, उसका काम पूरा हुआ, और इसके लिए कौन दोषी है, वो लोग को जब तक सत का सत सजा नहीं होगा तब तक गुवाहाटी का हाल सुधर नहीं पाएगा। बहुत दिन से देख रहा है कि इस स्थिति स्टार्टिंग से एक ही स्थिति है, थोड़ा सा बारिश आने से गुवाहाटी डूब जाता है। कोई देखता है कोई आदमी मैनहोल का तलाश से जाके मर गया, कोई रास्ता के ऊपर पानी, घर तक पानी पहुंच गया। अरे गुवाहाटी का तो मॉडर्नाइजेशन है, ये स्मार्ट सिटी है। तो स्मार्ट सिटी का जो सिस्टम है, ये तो बोलना पड़ेगा जो अभी थोड़ा सा गुवाहाटी का जो फुटपाथ है, फुटपाथ का हाल पहले से सुधार हुआ। तो पहले से जब फुटपाथ सुधार हुआ तो पहले से ये व्यवस्था भी करना पड़ेगा, जे फ्लड थोड़ा सा बारिश होने से गुवाहाटी फ्लड नहीं होना चाहिए। इतना मशीनरी लेकर आया, इतना कुछ किया, उसके बाद क्यों हो रहा है हमारा जो। जी, आपका ये कहना है कि इतना मशीनरी यूज़ करने के बाद भी और प्रशासन के पास तंत्र होने के बाद भी गुवाहाटी में फ्लड क्यों हो रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं, अभिजीत मजूमदार जी, एक छोटा बात आपको बोलना चाहता है। गुवाहाटी में जरूर दिलाऊंगा। गुवाहाटी में देखिए कितना आपका वो जो लाइट लगाया ना रास्ता का ऊपर, जो स्ट्रीट लाइट नहीं, जो सिक्योरिटी के लिए जो लगाया जी, वो कांग्रेस का टाइम में भी लगाया, अभी बीजेपी का टाइम में भी लगाया, लेकिन कोई काम ही नहीं करता है। तो ये स्थिति क्यों होगा। हर काम का तो एक तो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है और उसको जो देखभाल करता है उसका एक पीरियड होता है, जे 1 साल 2 साल 5 साल इसका गारंटी होता है। क्यों ऐसा हो रहा है जी, इसको एक मनी मेकिंग का मशीनरी जैसे करके रख दिया, जे यार ये बारिश पे होगा फिर दोबारा
पैसा आएगा दोबारा दूसरा कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। इस तो ये आप मनोवृत्ति मान रहे रहने हैं से कि नहीं कांग्रेस के दिनों में जो पॉलिसी थी अभी भी वही चल रही है? देखिए, बारिश के मौसम आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, फिर चीज़ें खराब होंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो यही कहना चाहते हैं? इनके कहने का मतलब ये कि इंद्रदेव के मुस्कुराते ही गुवाहाटी वासियों की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और कॉन्ट्रैक्टर और सरकारी अमले की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है, खिल जाती है, वो अट्टहास करने लगते हैं। देखिए ये तो सच बात है, ये तो बोलना ही पड़ेगा। चाहे बहुत दिन से कांग्रेस का टाइम में भी बहुत दिन से गुवाहाटी कॉरपोरेशन बीजेपी हैंडल कर रहा है, तो कांग्रेस का भी हैंडल किया। और आपको तो मालूम ही है जो उस टाइम गुवाहाटी का मिनिस्टर कौन था, जीएमडी का मिनिस्टर कौन था, तो उस टाइम से उनको शिक्षा लेना चाहिए। जी हाँ, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे सवाल किए जाते हैं मीडिया की ओर से, जनता भी जानना चाहती है। तो आप पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने ये भी कहा था कि अमेरिका तो बानपानी है, अमेरिका में भी बाढ़ आती है, तो इस तरह की बयानबाजी जारी रहती है। विजय गुप्ता जी, पहले आप लैंडस्लाइड के कारणों पर थोड़ा प्रकाश डालिए, फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। जो बहस चल रही है निश्चित रूप से बहुत ही लाभप्रद हो सकती है अगर हम ये कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठ के जाए, क्योंकि बहुत प्राकृतिक समस्या है जी। और जो लैंडस्लाइड हम जो देखते हैं, देखिए दो मेन कारण होता है कि तो जियोलॉजिकल और दूसरा एक हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर्स, और इसके कई कारण हमें आपको 4-5 कारण गिना करके कुछ बातें कहना चाहूँगा। जैसे कि पहले जो जब रेनफॉल होता है तो जो भी वाटर कंटेंट्स होती है उसकी स्टोरेज की क्या व्यवस्था है, रिचार्ज की क्या व्यवस्था है, और जो पहाड़ जो हैं, पहाड़ों में लैंडस्लाइड जब होता है, जो पहाड़ होते हैं उसके अंदर में क्या होता है, जब पानी पड़ती है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ द परसिपिशंस कितना है, रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है। देखिए कम बारिश होती है तो कम उसका इफेक्ट होता है, ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा होती है, और ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स। और दूसरा जो है एक मतलब ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो असम जो है, पूरा असम या फिर वो जम्मू लद्दाख और बिहार और असम, ये सिस्मिक जोन 5 में पड़ता है, तो ये प्रोन टू अर्थक्वेक है। और जब भी अर्थक्वेक होता है तो सिस्मिक एक्टिविटीज़ जो होती है तो वो ट्रेवल ऑफ द इलास्टिक वेव्स रिलीज होते हैं, तो वो जो स्पंदन होता है ज़मीन के अंदर में। और प्राकृतिक रूप से गुवाहाटी जो है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और जैसा कि अभी आर्टिफिशियल फ्लड की बात हो रही थी, तो इस तरीके से पानी का जो है एक तरह से प्रेशर क्रिएट होता है, और जो भी स्लोप्स वगैरह हैं, जो पत्थरों में जो मासेज हैं, उनके स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप्स, आज निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि स्लोप जो होता है रॉक के ऊपर में जनरेट कब होता है, जब उसके ऊपर आप दबाव पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो कभी कभी जब पत्थरों के ऊपर होता है तो कभी कभी पैर स्लिप करता है, क्योंकि आपका जो दबाव है और जो उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है उस पत्थर का, वो दोनों जब मेकअप नहीं करता तो फिसल जाते हैं, और जब पानी पड़ता है तो और ज़्यादा पड़ता है, यानी कि जो पोर वाटर का प्रेशर है उस पानी के प्रेशर से भी जो है फिसलन ज़्यादा होती है। और ये घटना जो है आपके पत्थरों में जो घटित होता है, तो इस तरीके से वो जब भी आप देखिए जो जितने पहाड़ों की बेडिंग प्लान्स हैं ना, उसमें देखिए कब कब होता है जब कोई पहाड़ों के अंदर फ्रैक्चर पाया जाए, कहीं कुछ ज्वाइंट्स हो जाए, अगर पहाड़ों को अलग अलग करके 2 जगह उसके ज्वाइंट कर दिए गए, फीसर्स हो गया, तो ये जो पहाड़ों के अंदर में जो मकान निर्माण की जो गतिविधियां है जी, ये निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही भयावह है सिस्मिक जोन 5 में। मतलब इरेगुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द बिल्डिंग्स, अगर बिल्डिंग बनते हैं और वो अनप्लान्ड बिल्डिंग बनते हैं तो स्लोप के पत्थरों के ऊपर में वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक कारणों के मैंने वैज्ञानिक कारण तो अपनी जगह पे एक है, प्राकृतिक एक कारण है, और तीसरा कारण ये मानव निर्मित जो है कि हम जहाँ तहाँ घर बना देते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, और जो वाटर वहाँ से जो ये होता है निकलता है, उसके लिए प्रॉपर हमारे पास में जो पहाड़ों से वाटर जो है मड कहिए या पानी कहिए, उसको कहीं ना कहीं कैसे हम उसको स्टोर करें, कैसे उसको डिस्चार्ज करें, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण जो है ये प्रबंधन एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहाड़ों के अंदर में ये जो मकान निर्माण की बात है, जल प्रबंधन की बात है, ये मेन कारण है। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण देखिए कि आज ये पत्थरों को रोक के रखने वाला जो है वो चीज़ है ट्री। अब
मकान जब अब बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जब वहाँ लोकल में बसवास करेंगे तो पेड़ें कट जाती हैं। जब पेड़ें कट जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और वो रॉक जो है वो रोल डाउन करके के नीचे आ जाता है। तो गृह निर्माण पहाड़ों के ऊपर में मेरे हिसाब से व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ कि एकदम उसको नहीं देना चाहिए। और आरसीसी कंस्ट्रक्शंस तो निश्चित रूप से पहाड़ों के ऊपर में अलाउ नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि पहाड़ों के ऊपर में हम जो डिफॉरेस्टेशन के देखिए, अभी तो गवर्नमेंट में क्या है कि हमारी गवर्नमेंट चिंता तो जरूर करती है। अब अभी भी इस कोविड-19 में भी आप देखिए तो 70,000 रुपया अलाट किया गया है ए फॉरेस्टेशन के लिए, और अर्बन एरिया में, नॉट इन द रूरल एरिया। अब गुवाहाटी अर्बन एरिया है, अब यहाँ पे हम जो है फॉरेस्ट, अब गुवाहाटी आप शहर में देख लीजिए आपको नहीं मिलेंगे पेड़ पौधे, नहीं, ट्रीज नहीं है। तो जहाँ ट्रीज का अभाव होगा निश्चित रूप से वो प्राकृतिक जो है एक तरह से असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, और नेचुरल इम्बैलेंसेस होने के कारण और मॉडर्नाइजेशन, एक्सेस मॉडर्नाइजेशन और जरूरत से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर शहरों के अंदर में औद्योगिकरण की गति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से शहर सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर हमको औद्योगिकरण करना है तो गाँवों में शहरों से दूर करना पड़ेगा। और मॉडर्नाइजेशन जो एक शब्द है, उस मॉडर्नाइजेशन का भी क्या है कि देखिए आज सीवरेज, अब हम कांग्रेस को दोष दें या आप बोले कि अभी 4 साल में हैं, इतने साल तक कांग्रेस का शासन था। जो सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए थी, नालों की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, आज ट्रैफिक कंजेशन है, रोड को चौड़ा करने की आवश्यकता है, रोड चौड़ा हम कर नहीं सकते हैं, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, नदी है, तो सारा प्रेशर आता है हमारे ऊपर। बिल्कुल, मैं आपकी बात से लैंडस्लाइड सहमत हूँ। एक नदी की मौत हो जाती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भरलू नदी की बात कर रहा हूँ। भरलू नदी मर चुकी है। आप पहले उसकी जो चौड़ाई थी देखिए, चारों तरफ से उसको दबाया गया, अब भरलू नदी संकीर्ण नदी बन चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नाला बन गया जी, नाला बन गया है। एक नदी की मौत पर जब लोग खामोश हो जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो समझिए कि आप ध्वंस के कगार पर है। अभिजीत मजूमदार, इन्होंने टेक्निकल बातें कही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शहर में जो पहाड़ों पर जमीन तो तलाशते हैं, लोगों के पास पैसे हैं और रहने के लिए जगह चाहिए। 15 लाख से अधिक की आबादी हो चुकी है और ये बहुत जल्द दोगुने भी हो जाएगी, क्योंकि हर तरफ से लोगों का आना जारी है। ये जो पहाड़ों पर ज़मीन दिलाते हैं, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो लोगों को फंसाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको अच्छी जगह दिलाएंगे, यहाँ पे भूस्खलन नहीं होगा। ये आपके कांग्रेस के सरकार के समय में भी थी और आज भी जारी है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस का टाइम में एक चीज़ थी, जे उन लोग का जैसे गुवाहाटी पहले कैसे था, 15 साल पहले, अगर कांग्रेस का 15 साल पहले कितना चौड़ा ज़मीन था, कितना ड्रेनेज सिस्टम था, उसका तो डेवलप किया कांग्रेस का टाइम में। आप देखेगा पूरा गुवाहाटी में जितना बड़ा बड़ा ब्रिज हुआ है, जितना बड़ा बड़ा फ्लाईओवर हुआ है, जितना बड़ा बड़ा ड्रेनेज सिस्टम हुआ है, वो कांग्रेस का टाइम में ही हुआ था। अभी देखिए, गुवाहाटी स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया और स्मार्ट सिटी का साथ साथ उसका बजट भी आ जाता है। जब कितना करोड़, 1500 करोड़ ना 2000 करोड़ का एक बजट था। आप बोलिए तो 4 साल में, और केंद्रीय सरकार जब 5 साल पहले, जब पहले मिनिस्ट्री था, उस टाइम स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया, तो स्मार्ट सिटी डिक्लेयर होने का बाद क्यों इसका डेवलप नहीं किया? क्यों आप पहाड़ का ऊपर घर बनने का परमिशन देगा? अगर कोई गवर्नमेंट गलती किया, परमिशन दिया, क्यों तोड़ा नहीं? जो प्लान, एक स्मार्ट सिटी का प्लान है, वो गुवाहाटी वासी को मानना ही पड़ेगा अगर गुवाहाटी रहना है। उसमें ये नहीं देखना है जो चुनाव आएगा ये लोग को थोड़ा रिलीफ दो, रिलीफ देने से नहीं होगा। कभी एक सिटी का उन्नति नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। इसका वो लोग को, जिसका वासस्थान नहीं है, वो लोग को कोई खाली जगह में जगह देना पड़ेगा, वो लोग को वासस्थान देना पड़ेगा। और जिस टाइप का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, हमारा गुप्ता साहब ठीक बात बोला, जो ड्रेनेज सिस्टम अगर जब तक ठीक ठाक नहीं होगा तब तक इसका डेवलप नहीं होगा। आप देखिए, एक तो भरालू नदी का सामने ब्रह्मपुत्र का ऊपर एक प्रोग्राम किया, नव ब्रह्मपुत्र, उसमें कितना रुपया खर्चा किया टूरिस्ट के लिए, कोई फ़ायदा हुआ? वो उस टाइम भरालू नदी एक साइड को बंद करके उसमें प्रोग्राम किया।
इस टाइप का प्रकृति के ऊपर अत्याचार करने से नहीं होगा। अभी भोरालू को क्लियर करना पड़ेगा। अगर भोरालू का साइड में कोई बसती गिर गया तो उसको तोड़ना पड़ेगा। वो लोग के लिए दूसरा जगह ढूंढना पड़ेगा, क्यों वो लोग भी हमारा आम जनता है, तो वो लोग को समझाना पड़ेगा। जब तक प्रशासन स्टाइल से और सख्त कदम नहीं लेगा और सिर्फ बजट करने से नहीं होगा, या हमारा बजट 1500 को 2000 को 3000 को ऐसे नहीं होगा। वो बजट का कितना पैसा खर्चा हुआ, क्या डेवलपमेंट में खर्चा हुआ, गुवाहाटी डेवलपमेंट में कितना खर्चा हुआ। आप देखिए 4 जगह पानी का व्यवस्था किया गुवाहाटी डेवलपमेंट, उसमें कितना 4500 करोड़ रुपया खर्चा किया। एक जगह से पानी आ रहा है। सिर्फ वेस्ट गुवाहाटी का वो आपका रानी में गैमन इंडिया एक तो वो भी 50% पानी का व्यवस्था किया। वो पानी अभी लेके उजान बाजार साइड में पाइपलाइन बैठाया 26 करोड़ रुपया देके, वो पानी ले आना के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्यों? हम जब 4500 करोड़ का प्लान करके पानी का व्यवस्था के लिए पैसा खर्चा किया, ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो गया, क्यों काम नहीं हुआ? यही तो बात है। जब तक प्रशासन कौन गलती है कौन काम नहीं कर रहा है, जब तक सख्त कदम नहीं लेगा ऐसे ही होगा। ये तो गुवाहाटी के विकास के लिए GMDA है, गुवाहाटी मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन मल्टीपल अथॉरिटीज है, हाँ स्मार्ट सिटी अथॉरिटी स्मार्ट भी है। सिटी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्मार्ट सिटी की जहाँ तक बात है हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे स्मार्ट सिटी गुवाहाटी है। इसमें स्मार्टनेस जैसी कहीं कोई बात नहीं दिखती। बाढ़ पानी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लैंडस्लाइड की हम बात कर रहे हैं। शायद ही एक सिटी होगी जहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, जहाँ रात को स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती है, उसके कारण अपराध हो जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गुवाहाटी के पास में एक बड़ी कुख्यात है गुवाहाटी इस मामले में कि वो भारत की सबसे स्मार्ट सिटी है। पहाड़ों की जब बात हो रही थी कि पहाड़ों के ऊपर विजय जी ने सबसे पहले तो उन्हें साधुवाद देना चाहूँगा कि पूरी की पूरी उन्होंने डिबेट को बड़े एकेडमिक रूप में वो ले गए। मैं उनसे थोड़ा सा इत्तेफाक यहाँ इसलिए नहीं रखूँगा कि प्रकृति अपनी व्यवस्थाएँ खुद कर लेती है। पहाड़ों के ऊपर जब ये तो सारे लोग जानते हैं कि असम के जो पहाड़ है ये बड़े नए पहाड़ है। ये हिमालयन जो रेंज है वो बहुत नए पहाड़ियाँ हैं, इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो कई कई जगह 20-20, 30-30, 40-40, 100-100 फीट नीचे जाकर आपको हार्ड रॉक मिलेगी। ये सारी बातें हम जानते हैं। पर गुवाहाटी के जो वेटलैंड्स थे, जब वो पहाड़ों से पानी उतरता था तो उन वेटलैंड में जाता था। उन वेटलैंड को तो जब तक सरकार की अनुमति नहीं होगी तो वहाँ तो अपार्टमेंट्स नहीं बनेंगे। एक बात और विजय जी से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या सारी गुवाहाटी की जनसंख्या अपार्टमेंट्स में ही रहती है? निश्चित रूप से नहीं। पर जब भूमि निर्माण के तौर तरीके, इनके जो मानक आते हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, तब ऐसा लगता है कि सारी गुवाहाटी अपार्टमेंट में ही रहती है। कई बार तो मुझे लगता है, बोलने में ये बात बुरी लग सकती है कि यहाँ एक रियल इस्टेट माफिया काम कर रहा है जो सरकार के ऊपर अपने फ़ायदे के लिए नियम कानून बनाने के लिए दबाव डालता है कि जिनके पास छोटा भूखंड हो वो अपने रहने के लिए मकान न बना सकें, लोगों को बाध्य होकर अपार्टमेंट्स में जाना पड़े। अपार्टमेंट्स की रेट देखिए, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों ने कहा कि अब तो काला धन निकल गया और ये रियल इस्टेट में जो सारा काला धन, आधा से ज़्यादा काला धन रियल इस्टेट में जाता था। कैसे जाता था वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। गुवाहाटी में दाम नहीं कमे। गुवाहाटी से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली निकटतम जो सिटी है, महानगर है, वो सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी में आप एक अपार्टमेंट की रेट देखिए, वहाँ के पोस्ट इलाके में 2500-3000, गुवाहाटी में 7000 है। क्यों है? आप लैंड की कॉस्ट पकड़िए, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पकड़िए तो आपको लगेगा कि 3 टाइम प्रॉफिट वो ले रहे हैं। कैसे ले पा रहे हैं, क्यों ले पा रहे हैं, क्यों दाम नहीं कम रहे हैं? अगर इनकी तह में आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कोई एक नेक्सस दिखेगा, दोज हु आर इन पावर और ये रियल इस्टेट माफिया के बीच में। इस बात को मैं चाहूँगा कि विजय जी क्लियर करने की कोशिश करें। दूसरी बात ये, हम सारे जानते हैं कि ये सेस्मिकली बहुत ही सेंसिटिव जोन है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये हिमालय रेंज ही, हिमालय सबसे नया पहाड़ है पृथ्वी का। नए पहाड़ों में एक इधर में ये कहना चाहूँगा, सेस्मिकली बहुत एक्टिव है। भूगर्भीय एक्टिविटीज़ यहाँ बहुत चलती रहती है। किंतु मैं फिर कहूँगा कि प्रकृति अपना रास्ता बनाती है। हमने वेटलैंड को अपार्टमेंट बनाने के लिए दिया, हमने वेटलैंड को दूसरों को दखल करने के लिए दिया। शहर की जितनी बिल थी, जिसको हम माने वाटर बॉडी जिनको बोलते हैं, वो सारी की सारी वाटर बॉडी पाट दी गई। भरोलू नदी एक नाला बन गया। हम खुद कहते हैं कि दुनिया की ज़्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे जन्म लेती है। नदी का मरना मतलब एक सभ्यता का अवसान होता है। क्या किया हमने भरोलू नदी के लिए? कुछ नहीं किया। देखते देखते, मेरा जन्म गुवाहाटी में हुआ, मेरे देखते देखते एक नाले में तब्दील हो गई। तो ये सारी बातें, सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद में ड्रेनेज के ऊपर जो खर्च हुआ
मैं देखता हूँ इतने हैप्पीजार्ड वे में ड्रेनेज बनाया जाता है। एक मेन ड्रेनेज है, इसका किसी को कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया, वो इसको जो साइड के जो छोटे इसको फीडर ड्रेनेज है उससे जोड़ता तक नहीं है। कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अपना काम किया, पैसा लिया, कंट्रैक्टर चला गया। मुझे तो लगता है पैसे की बंदरबाट होती है, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। नहीं तो सरकार के पास इतना बड़ा अमला है, वो आकर चेक तो करें। आज आप एटी रोड में देखिए, एटी रोड में विश्व रत्न होटल के बगल में 20 साल से वहाँ ड्रेन बन रहा है, ड्रेन टूट रहा है, इस ड्रेन को इससे जोड़ रहे हैं, मास्टर ड्रेन कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, डिकार्ड कर रहे हैं, किंतु समस्या जस की तस है। इतना खर्च करने के बाद में टेक्नोलॉजी आज बहुत आगे बढ़ गई है। ये जितना पानी गुवाहाटी जब विजय जी चीज़ को एकेडमिक लाइन में ले जा रहे थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुवाहाटी जो खासी पहाड़ का रेन शेडो इलाका है, इसको वृष्टि छाया बोलते हैं। रेन शेडो वो इलाका होता है जहाँ पर जहाँ से जैसे बंगाल की खाड़ी से जो नम हवाएं आती है वो मेघालय की पहाड़ियों से टकरा जाती है, और गुवाहाटी चूँकि जस्ट उसके ऑपोजिट में है तो वो रेन शेडो इलाका है। गुवाहाटी में उतनी बारिश नहीं होती है जितनी असम के अन्य इलाकों में होती है। इतनी कम बारिश के बावजूद भी और 1 घंटे की बारिश के बावजूद अगर इस तरह की बातें हो जाए और हम सारे का सारा दोष प्रकृति के ऊपर ढाल दें तो ये बात हजम होने लायक नहीं है। देखिए पहाड़ों की स्थिति क्या है, बीच बीच में हम अखबारों में पढ़ते हैं कि लेपर्ड निकल गया, आज यहाँ तेंदुआ जिसको हम स्थानीय भाषा में बाघ कहते हैं, बाघ निकल गया। बाहर के लोग तो आश्चर्य करते हैं कि आपके शहर में कैसे बाघ निकल जाता है। मैं कहता हूँ कि हाँ, हमारे शहर में आमतौर पर बाघ निकलते रहते हैं। तो बाघ हमारे इलाकों में नहीं आया है। दरअसल हुआ क्या कि उसके जो इलाके थे वो हमने अतिक्रमण कर लिया, दखल कर लिए, अब उसके पास जाने की जगह नहीं है। तभी तो जीएस रोड में जंगली हाथी आ जाता है। तो इन सारी बातों को किसी भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। जब जब केंद्र सरकार की तरफ से या और कोई योजनाएं आती है स्मार्ट सिटी बनने की, तो सरकारी अमले की, राजनेताओं की बातें खिल जाती है कि अब बंदरबाट का मौसम आ गया है। कम से कम इतनी कॉफ्त होती है गुवाहाटी की हालत देखकर कि मैं आमतौर पर शासन के ऊपर इतनी तल्ख टिप्पणियां नहीं किया करता, पर आज मैं करने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। जी बिल्कुल। आज हम चर्चा कर रहे हैं भूस्खलन, भूकटाव, पहाड़ों पर अवैध कब्जा और सरकारी तंत्र की खामोशी पर। ब्रेक से जाने से पहले प्रमोद जी ने विजय गुप्ता से कई सवाल किए थे। खासकर विजय से मैं ये भी चाहूँगा कि आपने तकनीकी बातें तो कही, जो ये एक लॉबी चल रहा है, माफिया चल रहा है आपका, जो व्यावहारिक बातें उन पर भी प्रकाश डालिए। कंस्ट्रक्शन के काम में, अब जो फ्लैट बनाने के काम में सीधे तौर पर कहूँ तो इस तरह का जो लॉबी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वेटलैंड जो है हमारे आंखों के सामने गायब हो गए बहुत सारे। देखिए, मैं प्रमोद जी की कई बातों का उत्तर देना चाहता हूँ। पहले उन्होंने कहा कि एकेडमिक जो है लाइन में ले गए डिबेट को, ऐसा नहीं था। क्योंकि आज का डिबेट का मुख्य मुद्दा था लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड की जब हम बात करते हैं तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए लैंडस्लाइड क्यों होता है, तो आपको जो पत्थर हैं उनके नेचर्स के बारे में और उसके मतलब रॉक्स और मतलब जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल दोनों पैरामीटर को एक बार तो जानना जरूरी होता है कि हमारे सामने कुछ प्राकृतिक कारण भी है। ठीक है, प्रकृति अपना रास्ता बनाती है, जब प्रकृति जब रास्ता बनाएगी तो बनाएगी, लेकिन अभी हम अफेक्टेड है लैंडस्लाइड से, तो हमको निश्चित रूप से उस चीज़ को नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर सकते हैं कि देखिए आज जब भी कोई बात होती है तो सरकारों को दोष दिया जाता है। सवाल ये होता है कि सरकारों का दोष तो आप दे सकते हैं, लेकिन हम जो समाज में हम रहते हैं, क्या हमारा दोष नहीं है क्या? हम किस तरीके से स्वच्छ जो है स्वच्छता को हम मान के नहीं चल सकते हैं, हम प्राकृतिक जो है दोहन नहीं करने के लिए अपने आप को मजबूर नहीं करें तो होता है। तो हमारे कहने के बाद प्रकृति के साथ क्या मनुष्य अगर खिलवाड़ करता है तो सरकार का काम ही है कि उसको रोकना। अब सरकार कहीं फेल होती है या सक्सेस होती है तो ये कोई 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 साल आए हुई और समस्या अगर आप देखिए तो जब जो है कैपिटल सिटी गुवाहाटी बना उस वक्त तो 1972 में बाजार तो 4 ही था, फैंसी बाजार, पल्टन बाजार और उजान बाजार और पान बाजार। बाकी ये जो बढ़ गए हैं, पहाड़ों पे लोग आ गए हैं। तो कांग्रेस की भी शासन 70 साल थी। अब वो दो शासनों की बारे में बात करें तो फिर डिबेट का रुख अलग हो जाता है। अब प्रमोद जी ने एक ये बताया कि भाई बिल्डिंग लॉज के बारे में कि जो है वो जिसके पास कम ज़मीन है वो ज़मीन जो है वो घर नहीं बना सकते। हमारी सरकार, सोनोवाल सरकार ने आकर के यही पहला काम उन्होंने यह किया कि आपके पास में अगर 10 लक्षा माटी भी है तो आप घर बना सकते हैं। पहले मिनिमम था कि 1.25 कट्ठा अगर आपके पास माटी नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं मिलती थी।
जीएमसी के तरफ से आपको परमिशन नहीं मिलता था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में सबसे पहला निर्णय सरकार ने लिया कि भाई अगर आपके पास 10 लक्षा ज़मीन है तो भी ग्राउंड प्लस आप 2 बना सकते हैं। तो अब 10 लक्षे की ज़मीन है, पहले मकान नहीं बनते थे, अब मकान बनेंगे तो लोग पहाड़ों पर नहीं जाएंगे। क्योंकि पहाड़ पे लोग जाते क्यों हैं? जब उनके आवास की व्यवस्था नहीं होती है। और जब शहर इस तरीके से फैला, कोई 4 साल में शहर का फैलाव नहीं हुआ, 4 साल के अंदर में ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं आई। भरोलू नदी जो मर गई वो 4 साल के अंदर में ही, 4 साल के पहले जीवित थी और 4 साल में मर गई, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कहा भी नहीं। और ये जो है समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। और उस समस्या बिल्डिंग लाज में मास्टर प्लान कई दफे बने, देखिए मास्टर, लेकिन हम लोगों ने आने के बाद में ये कहा कि भाई अगर ग्राउंड प्लस 2 का भी होता है, पहले ग्राउंड प्लस 2 के परमिशंस के लिए भी आपको 3-3 महीने 6-6 महीने जीएमडी और जीएमसी में घूमना पड़ता था। अभी हमारी सरकार ने आकर के कह दिया कि भाई आप जीएमसी में जाइए या जीएमडीए में जाइए, एक सुविधा और देना। पहले क्या होता था कि जीएमडीए से एनओसी लेकर के जीएमसी में जाइए और वो कोई किसी का परमिशन, बिल्डिंग परमिशन भी साल तक नहीं मिलता था। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद में भाई कि आप अगर घर बनाना चाहते हैं तो आप अगर घर में बनाने के लिए आपने अगर एप्लीकेशन दे दिया है तो वह 45 दिन के अंदर में कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आप घर बनाना शुरू कर सकते हैं और उसके लिए कहीं भी आपको रोका नहीं जाएगा। अब देखिए, अब ये जो हमने आपको लैंडस्लाइड की बात हो रही थी कि हमारी सरकार आने के पहले की जो सरकार ने कभी भी आइडेंटिफाइड नहीं किया था कि वेनरेबल प्लेसेस कितने हैं पहाड़ों के ऊपर में। हमारी सरकार आने के बाद में उन्होंने स्टडी किया, जो हमारा डीडीएम में है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जिला में कभी आपने सुना नहीं, आप सुनते हैं कि नेशनल लेवल पे है, एनडीएम में है, एसडीएम में है, स्टेट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी सरकार आने के बाद हमने 337 वेनरेबल जगह को आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पे अगर कोई निर्माण है, अवैध निर्माण का मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां आप बिल्डिंग आरसीसी कंस्ट्रक्शन करके रॉक के पूरे उसके माने साइंस को, माने रॉक के पूरे उसके स्वरूप को आपने बिगाड़ दिया है और उसमें ज्वाइंट कर दिया, उसमें फ्रैक्चर कर दिया, फिसर कर दिया, तभी लैंडस्लाइड हो गई होंगे, 100% होगा। तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या उसको हम हटा सकते हैं क्या। तो अब देखिए 4 साल से लोग रह रहे हैं, 70 साल से, 50 साल से, 10 साल से रह रहे हैं, हम जाकर के तोड़ दें तो उसका लिए भी एक बवाल कि ये जो है ये सरकार आकर के गरीबों के ऊपर अन्याय करती है, क्योंकि हमारे मित्र तो हमारे ऊपर आक्षेप लगाएंगे। आमसंग में हमने देखा था ये। हाँ, तो हमारे ऊपर में लगाएंगे। अब मिट्टी का कटा, आप मिट्टी काटते हैं, आप पत्थर काटते हैं, और अगर ये अवैध कटाई होगी, चाहे मिट्टी की होगी, पत्थर की होगी, तो ये निश्चित मान के जाइए कि आप लैंडस्लाइड को रोक नहीं सकते हैं। अब सवाल ये कौन काट रहा है? माफिया की बात उन्होंने कही। माफिया अगर ऐसा है कि जो बिल्डिंग के अंदर में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनते हैं और उसको जो है किसी को मिलता है परमिशन, किसी को मिलता नहीं है, रेट कम है, ये सब सारा एक विषय अलग है, उसके ऊपर अलग से बैठ के बात करेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माफिया जो है, अगर वो रियल इस्टेट में माफिया है, ज़मीन के कटाई में माफिया है, पत्थर के कटाई में माफिया है या बालू में माफिया है, ये हमको रोकना ही पड़ेगा। अगर हम ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, देखिए आज जो प्रकृति ने हमको जो संपत्ति दी है उसमें संभावनाएं हैं, अगर उसके साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ करता है, कोई शासन या प्रशासन या तंत्र खिलवाड़ करता है, निश्चित रूप से उसको दोषी करार खिलवाड़ तो हो रहा है। अगर वाली बात है क्या? नहीं, इसमें भी तो सिंडिकेट है गुप्ता साहब। नहीं, मैं मेरी बात खत्म कर दें। आप लोग ये कर रहे हैं कि हमारे कहने के मतलब आप आरोप लगाते हैं। अब आरोप लगाते हैं, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए जागरूक नागरिक हैसियत से, आप बताइए कि आज जो ये कटाई जो हो रही है, मिट्टी की कटाई और ये जो पत्थरों की कटाई हो रही है, क्या बीजेपी की सरकार में हो रही है? इसके पहले की सरकारों में नहीं होती थी क्या? बहुत ज्यादा होती थी। हमारी सरकार आने के बाद में, हमारी सरकार के आने के बाद में हमने इसके ऊपर में बहुत कंट्रोल किया है और कहीं इक्का दुक्का कोई खबर भी मिलता है। अभी देखिए नारंगी में हमने देखा, हमने सोनापुर में देखा, हमने जाकर के वहां पे विभाग क्या कर रहा है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? की बात अगर कोई जगह में तो काम ही नहीं कर रहा है। प्लांटेशन की बात करें तो आप जिसके पहले की पूर्ववर्ती सरकार थी, कभी भी शहर के अंदर में जो है पेड़ पौधे लगाने की कांग्रेस और बीजेपी की मैं तो कभी बात करता ही नहीं। जो है हमने किया है, हमारी सरकार ने प्लांटेशंस के लिए काम किया, हमारी सरकार ने वल्नरेबल एरियाज को काम किया, हमने बिल्डिंग लॉज को चेंज किया, हमने 10 कट्ठा के ऊपर भी कितना प्लांटेशन लगाया गुप्ता साहब? आपका सरकार कितना प्लांटेशन लगाया? उसका नतीजा मैं दिखा रहा हूं। प्लांटेशन लगाने उल्टा गाछ काटा है। लैंडस्लाइड हुई है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं पहले सुनाते हैं। 8:30 परिसे राति ইহঁতৰ ৱালটো ভাঙি কেনে এইটো চিধা আমাৰ বাউণ্ডেৰীত পৰি গৈছে একদম পুৰা।
পূৰা মাটি আহি গৈছে, লগতে লগতে সিহঁতৰ বাউণ্ডেৰী ৱালৰ যে পাথৰবিলাক আছিলে এইবিলাক পাথৰবিলাক পূৰা পৰি গৈছে। কিছুমান পাথৰবিলাক এইটো ৰোল কৰি কিনে আমাৰ টিনাৰ ওপৰত পৰিছে, চিলিংবিলাক ভাঙি গৈছে অলপমান, আৰু বাথৰুমবিলাক ডেষ্ট্ৰয় হৈছে। ৰাতি 8টামান বজাত হৈছে বাইদেউ। আপোনাৰ 4টা ৰুম আছে মোৰ ইয়াতে, সেইখিনিয়ে। আৰু বাকী মানে তাৰ 5 মিনিট আগতে মই ইয়াতে আহিছিলোঁ একবাৰ, সেইখিনিত আহোঁতে গুচি গ'লোঁ। গুচি যোৱাৰ পিছতে এই ঘটনাটো হৈছে। ইমান জোৰে শব্দ হৈছে, মই নিজে ভাবি আছোঁ আচলতে হৈছে ক'ত কি বস্তুটো। চাইছোঁ যে এওঁলোকৰ বাউণ্ডেৰী ৱালখন আহি মোৰ গোটেইকেইটা ৰুমে একদম বিনষ্ট কৰি শেষ কৰি দিছে। তলত কোনো নাছিলে, মানে তলৰ এজন ল'ৰা আছিলে ভাস্কৰ নামৰ, সি মানে কোনোমতে অলপ পৰলৈকে শব্দ পাই সি ৰুম 8 ননাক হৈ দৌৰিছে আৰু তল পাইছে যাই কিনে। বাকী আৰু ৰুমত লকডাউনৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ গাঁৱৰ ঘৰতে আছে। কালি আমি গধূলি ঠিক 8টামান বজাত টিভি চাই আছিলোঁ। প্ৰথমতে আমাৰ ঘৰটো পৰিল, পৰোঁতে আমি গোটেইবিলাক ওলাই দৌৰ দিলোঁ। তাৰে 10 মিনিট পিছত এই গোটেই খহি গ'লে। খহি মানে এনেকুৱা এটা শব্দ ওলাইছে, তাৰমানে যিটো শব্দত তাৰমানে ভয় লাগে আৰু। তাৰমানে তলত মানুহ আছিল, এটা মানুহ আছিল বোলে, সি দৌৰি দৌৰি যাই পেলাই ৰাস্তাত গ'ল মালিকৰ ঘৰলৈ। বহুত আগতে তাৰমানে প্ৰশাসনক আমি জনাইছিলোঁ যে 2তলা বিল্ডিং বনাব নালাগে, 1তলা বিল্ডিং বনাওক। তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কথা নামানিলে, প্ৰশাসনেও আহি মানা নকৰিলে। এতিয়া আমাৰ এতিয়া বহুত ডেঞ্জাৰে হৈ আছে। যিখন পাহাৰত 500 মানুহ থাকিব লাগে, এতিয়া 2000-3000 হৈছে। তো বসুমতী লোড ল'ব লাগিব নহয়। আৰু বিল্ডিং বহুত বনাইছে। একচুৱেলি বিল্ডিং আৰু পাহাৰৰ মাটিত আমি এনেই আছোঁ, কিন্তু বিল্ডিং বহুত বনাইছে, বহুত। এইটো চাওক আপুনি, এই নিজে নিজে তাৰমানে নিজৰ মছজিদ বিল্ডিং বনায়। আৰু হ'ব, আমি তাৰমানে ৰাতি মানে শুবৰ কাৰণে আমি মানে জীৱনটো তাৰমানে কেতিয়া ক'ত যায় ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু। তাৰমানে আমি সেনেকৈ বাস কৰি আছোঁ। विजय जी आप सुन रहे थे? मैं आप देखिए, बिल्डिंग बनाया है, अनुमति किसने दी? हमारी सरकार ने दी या हमारे पहले की सरकार ने दी? वो बिल्डिंग कब बना? वो बिल्डिंग पुराना दिखाया जा रहा है। वो जहां खड़े होकर कह रहे हैं कि बाउंड्री वाल गिर करके आया, और जहां वो खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, नहीं, ये हाल ही में बना है। पीछे सरकार गलती करेगा तो आपका सरकार गलती को सपोर्ट करेगा। अरे आप जब वहां बना लिए हैं तो हमको तो तोड़ना पड़ेगा घर। आपने सरकार, ये जो पहाड़ों के ऊपर आप जो देख रहे हैं, इतनी आबादी आ गई, इतनी गृह निर्माण घर बन रहा है, गृह निर्माण डेली 50-20-100 घर बन रहा है। हमारे आप थोड़ा छानबीन कीजिए। जहां से ये सिंडिकेट का अंदर में चला गया, ये भूमि सिंडिकेट। आपका सरकार आने का बाद सिर्फ सिंडिकेट ही सिंडिकेट। हमको चुप हो जाना पड़ेगा, फिर आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। ऐसा है कि जहां से वो बाइट दे रहे हैं उनका भी घर देखिए, वो है तो आसाम टाइप, लेकिन उन्होंने जो लोड दिया है वहां पे वो भी अलाउ नहीं है। अगर वो दूसरे को दोषारोपण सब करते हैं कि ऊपर में बिल्डिंग बना, हमारे यहाँ आ गया, आप भी जो है गृह निर्माण किए हैं वो भी इलीगल है, ऊपर वाले ने किया है वो भी लीगल है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन पहाड़ों में होगा तो लैंडस्लाइड निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इसको देखने के लिए तो विभाग है, देखने के लिए निश्चित रूप से प्रशासन हम है। इसीलिए कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पहली दफा मैं बोल रहा हूं इस बात को एकदम गौर से, पहली दफा काम करना शुरू की है। और उन्होंने 337 स्पॉट आइडेंटिफाई किए, सरकार को रिपोर्ट दिया है। सरकार अब वहां पे जाकर के सर्वे करके जो बड़े बड़े 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग बने हैं उनके साथ में क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कि जो आज 10 साल से मकान बना के रह रहे हैं, अच्छी तरीके से जीवन वास कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, लेकिन किस मुहूर्त में किस व्यक्ति के साथ में और किस समूह में ये घटना हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार सचेत है, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। अब आप चाहते हैं कि भाई ये 4 साल के अंदर में काया पलट हो जाती और सारे लोगों को पहाड़ों से हटा दिया जाता, और उसके बाद से जो है अभी हम नई अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये बात राजनीति अलाउ भी नहीं करती। हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे, आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहेंगे गुवाहाटी की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम पहाड़ों के ऊपर नए निर्माण की अनुमति किसी कीमत पे नहीं देने के लिए प्रस्तुत है, और हम नहीं दे रहे हैं। कहीं से भी अगर कोई एक कंप्लेन कोई दिखा देगा कि ये नए कंस्ट्रक्शन की अनुमति ये सरकार, भाजपा सरकार ने दी है, तो निश्चित रूप से मैं आपको कहूंगा कि हम जाकर के, हम और सभी लोग जाकर के आपको बताएंगे कि इसको हम लोग रोकवाएंगे। देखिए, अब मेरे ख्याल में चुनावी वर्ष आ गया है, 1 साल भी नहीं है विधानसभा चुनाव में, तो इस तरह की डिबेट में दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता और नेता, तुम्हारी सरकार हमारी सरकार, नहीं, मैंने तो पहले देखिए, ये बातें इसीलिए मैं उसको डिबेट को मैंने कहा था कि कांग्रेस, नहीं मैंने पहले भी कहा था प्रमोद जी कि कांग्रेस और बीजेपी से उठ करके जो समस्या है लैंडस्लाइड की समस्या या आर्टिफिशियल फ्लड की समस्या है गुवाहाटी की, समाधान इसका समाधान सबको मिलके ही करना पड़ेगा। गुप्ता साहब, आप चाहते हैं डिपार्टमेंट है तो जल सिंचन डिपार्टमेंट है,
अभी अरे अभी हमारा लोग- नहीं भैया, वो आप- जनता का है, जनता का- मेरा अच्छा, कहाँ से आपका है? गवर्नमेंट का है। हाँ, जल अभी आप गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट का नहीं, सुनिए, सरकार का है। ये पहले वाटर से चला रिसोर्स रहा। डिपार्टमेंट पहले को से चला रहा, हमने पूरा नहीं बनाया। असम का जनता क्या बोल रहा है मालूम है? ये मनी मेकिंग डिपार्टमेंट है, इसका काम ही है कैसे तो ये डिपार्टमेंट आपके दूसरा समय काम था, करके, मनी मेकिंग था। मनी मेकिंग आप करके, कह रहे हैं तो आप- क्यों नहीं आपने हमारा हटा दिया? समय में डिपार्टमेंट नहीं, खत्म कर देंगे, काम हो मेरा जाएगा। समय में नहीं, इरिगेशन अभी जो- डिपार्टमेंट तो अभी- शुरू- ऑपरेशन- अभी जो हो रहा है, अभी देखिए, अरे अभी डिपार्टमेंट देखिए, तो पहले भी हमारा था, समय डिपार्टमेंट देखिए, आज भी जो रहेगा। कोकोपाइन है, पहले भ्रष्टाचार था, अभी भ्रष्टाचार देगा, नहीं है, उसको फिर और दोबारा भ्रष्टाचार करेगा। शून्य करना पड़ेगा, ये बात अभी है। भ्रष्टाचार पहले बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ था, गया। आज भ्रष्टाचार नहीं है, पहले और कम था, भ्रष्टाचार अभी बढ़ नहीं गया। होने देना है। इसकी जो हमें गुंजाइश है कि भ्रष्टाचार न हो। डिपार्टमेंट तो पहले भी था देखिए, और आज भी डिपार्टमेंट है, कल भी रहेगा। अगर भ्रष्टाचार होगा डिपार्टमेंट जैसे पहले होता था, आज भी होगा, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए भ्रष्टाचार पे लगाम करने के लिए आप भी प्रस्तुत हो, हम भी प्रस्तुत हो, तभी रुकेगा। तो मेरे ख्याल तो में ये आप तो पहाड़ों के देखा- ऊपर जो निर्माण, अवैध निर्माण चल रहा है, सारी सरकारें, सरकार के प्रवक्ता इसकी मुखालफत करते हैं, कहते हैं गलत है, पर उसकी समस्या को रिड्रेस करने के लिए ग्राउंड के ऊपर कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आता है। विजय जी बता रहे थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने इस चीज़ों को आइडेंटिफाई भी किया, कई लोकेशंस को पिन पॉइंट भी किया है, किंतु अब बरसात का सीज़न चला जाने दीजिए, नतीजे वही ढाक के तीन पात रहेंगे। इसमें बात बुरी लग सकती है, दो पार्टी के बड़े नेता बैठे हुए हैं, दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, ये सारी की सारी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और पहाड़ पर जो लोग बैठे हुए हैं सारी पार्टियां उनमें अपना वोट बैंक देखती है, और जब तक वोट बैंक पॉलिटिक्स से हमारे राजनीतिक दल ऊपर नहीं उठेंगे तब तक पहाड़ों का अवैध अतिक्रमण और अवैध रूप से उनके कटाई की जो समस्या है उसका समाधान नहीं होगा। इसमें विजय जी देखिए ने एक बात और कही थी, और वो बात एक सीरीज बनती है कि बालू माफिया है, एक जो पहाड़ की कटाई होती है उसका माफिया है, और फिर 3-4 माफिया का उन्होंने नाम गिना। ये सारे के सारे जो माफियाओं का, जो बजरी माफिया भी है, ये सारे के सारे माफिया का जो इन्होंने नाम गिनाया, ये सारे के सारे भू निर्माण से जड़ित है, भवन निर्माण से जड़ित है। भवन निर्माण के बारे में मैंने जो ये कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है विजय जी कि जो भवन निर्माण की जो नीति बनती है, जो बिल्डिंग लॉज बनते हैं, वो जो हमारे रियल इस्टेट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। आपने इसका जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि ऐसा होता है। मैं बार बार, हो सकता है कई बार सरकारों को पता ना हो, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि असम में गुवाहाटी बड़ा शहर है, और गुवाहाटी की बामुश्किल 5% आबादी इन अपार्टमेंट्स में रहती है, किंतु सरकार के पास एक नज़रिया ऐसा हो गया कि अपार्टमेंट में ही सारी आबादी रहती है। अपार्टमेंट्स को माइंड में लेकर, दिमाग में सजाकर आप अगर बिल्डिंग लॉज बनाएंगे तो वो आम आदमी, जो आम आदमी के पास कहाँ इतनी औकात है कि वो 6,000, 5,000, 4,000 स्क्वायर फीट में फ्लैट खरीदेगा। मेरी बात कहाँ सुनिए, फ्लैट खरीदेगा? आपने अभी कहा कि आज नीतियां जो बनती क्यों नहीं कर रहा है? आज गुवाहाटी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन क्यों नहीं अरे हो वो रहा? उस वो विषय पे आ अलग जाएंगे। मुद्दा है। अब इनका उत्तर दे रहे दीजिए, आपका उत्तर वो भी दे अलग मुद्दा है। देंगे। दूसरा विजय जी, कहीं आपको ये नहीं लगता कि गुवाहाटी स्मार्ट इसलिए नहीं हो पा रही है कि इसको स्मार्ट बनाने के लिए आपने मल्टीपल अथॉरिटीज़ गठित कर दी है, उन अथॉरिटीज़ में कोऑर्डिनेशन का अभाव है, समन्वय का अभाव है। क्या ये एक कारण नहीं है कि नगर का सही ढंग से समुचित विकास नहीं हो रहा है, जबकि फंड की अभी कोई कमी नहीं है? अब देखिए, जब पैरामीटर्स है एक स्मार्ट सिटी के, एक मॉडर्न सिटी के जितने भी पैरामीटर्स है, किसी भी पैरामीटर के ऊपर गुवाहाटी कहीं भी खरी उतरती नहीं दिखती। विजय जी, स्मार्ट सिटी का क्या काम हुआ? विजय जी गुप्ता आपके जी, सवाल एक का बात जवाब देंगे। बोलिए इस वक्त तो जो डिब्रूगढ़ स्मार्ट से सिटी का इस वक्त क्या डिब्रूगढ़ से काम हुआ? रिपुंजय कोई दास तो काम ही हमारे नहीं हुआ। अपर असम के अरे ब्यूरो हमको के हमको बोलने देंगे तो बताएंगे आपको क्या काम मैं होता है। आपके पास आऊंगा, जुड़े हुए हैं, तो बोलना ही क्योंकि पड़ेगा। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र में भूकटाव के चलते 5 से 6 परिवार का आसिया उजड़ गया है। पूरी कहानी बताइए रिपुंजय, क्या हुआ है वहां पे? देखिए पोकोपाइन का हाल। जी हाँ रंजीत, ये कल शाम, देर शाम की घटना है। तकरीबन 8 या 8:30 बजे के बीच ब्रह्मपुत्र के जो मोहना घाट एरिया है वहाँ एकाएक भूकटाव शुरू हो गया। और रंजीत, इन दिनों पानी का बहाव भी बहुत कम होती जा रही है, और हम ये सभी जानते हैं कि जैसे जैसे पानी का बहाव कमता है वैसे वैसे भू कटाव का जो समस्या है वो बढ़ता जा रहा है। तो वही इसी के चलते यहाँ मोहना घाट एरिया में काफ़ी तेज़ तरीके से कल शाम से एकाएक भू कटाव शुरू हो गया, जिसके चलते 6 या 7
जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के घर थे उनको बह गए नदी में, बिल्कुल वो लोग बेघर हो गए। अभी उनको जो डिब्रूगढ़ टाउन प्रोटेक्शन डाइक है जो उसके ऊपर उनको आके रहना पड़ रहा है। रंजीत, आज सुबह वहाँ का दौरा भी किया है यहाँ के स्थानीय विधायक और जिला उपायुक्त ने, और तुरंत कुछ मेजर्स लिया गया है। लेकिन ये जो एक समस्या है रंजीत, ये बहुत ही पुराना है और ये चलता ही आ रहा है, जिसका कोई दूर दूर तक कोई समाधान नहीं दिख रहा है कि केवल मात्र जो जी हाँ, विभाग है, पुरानी समस्या है। लेकिन रिपुंजय मैं ये जानना चाहूंगा, और हमारे स्टूडियो में भी दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, नदी किनारे इतना किनारे लोग घर क्यों बनाते हैं? गुवाहाटी में हम भूस्खलन पर चर्चा कर रहे हैं, पहाड़ों पर अवैध कब्जा और घर बनाकर लोग अपनी मौत खुद बुला रहे हैं, और नदी किनारे में ऐसा करते क्यों हैं लोग? नदी किनारा में नहीं बनाया, तो नहीं नदी उसका ये एक ठीक सवाल आपने पूछा रंजीत, क्योंकि ये लोग भी है, इनका भी इनका भी दोष है कि ये लोग जाके नदी किनारे घर बनाते हैं। सरकार द्वारा बार बार इनको बोला जा रहा है, बहुत समय में इविक्शन भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग जाके वहीं पे घर बना लेते हैं। कई सारे लोगों का समस्या भी होता है। लेकिन और एक बहुत बड़ा चीज़ है रंजीत, यहाँ लह के लोगों को बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ भी चलाने में उनको सुविधा होती है। तो इसके चलते भी हमने देखा, पहले भी रिपोर्टिंग भी किया था इसके कि किस तरीके से वहाँ में जो सैंड का जो इलीगल कारोबार होता है, जो टिम्बर का स्मगलिंग होता है, और इनके तार कहीं ना कहीं इन लोगों से भी जुड़े हुए पाए गए हैं। तो ये एक तरीका है लोगों का वहाँ रहने के, नदी के सामने अगर होते हैं तो इनको ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ चलाने में सुविधा होता है। रंजीत जी हाँ, रिपुंजय हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिपुंजय ने नदी किनारे जान जोखिम में डालकर घर बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण बताया है। आपराधिक गतिविधियाँ जिस तरह की होती आई है, पहाड़ों के बारे में क्या कहेंगे? ये मैं अभी पहले प्रमोद जी की बात का उत्तर दे दूं। उन्होंने कहा कि हमने उत्तर नहीं दिया, मैंने उत्तर दिया था। मैं दोबारा उस बात को कह रहा हूँ कि जो भी आज देखिए लॉज बनते हैं, बिल्डिंग लॉज बनते हैं, कोई मल्टी कॉम्प्लेक्सेस या ये जो बड़े बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनके लिए ही नहीं बनते हैं। हमारे पास में जब बिल्डिंग लॉज बनते हैं तो उसका एकदम क्लियर रहता है कि भाई आपके रास्ते कितने चौड़े हैं, कितना एफेयर्स मिलेगा, आसाम टाइप के लिए क्या है, आरसीसीज के लिए क्या है, मल्टी कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या है, उस सब के लिए अलग अलग नीतियाँ बनती हैं। समय समय पे उस नीतियों में बदलाव किया जाता है। कोई भी सरकार, देखिए सरकार, अगर हम ये रियल इस्टेट के कुछ लोग हैं उनके कहने के अनुसार अगर भूमि ये जो है बिल्डिंग लॉज बनती तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि तब तो बहुत मुश्किल हो जाता। आज जब बिल्डिंग लॉज बनती है तो हम पब्लिक के ग्रीवांसेस को नज़र में रख करके, उस रास्ते को नज़र में रख करके और उससे होने वाली समस्याओं को नज़र में रख करके हम करते हैं। आजकल तो आप देखिए कि ऊंची मंजिलों को भी हमने जो है रिस्ट्रिक्शंस कर ही दिया है, पहले नहीं था ये सब। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने उनके साथ मिलकर के लॉज बनाई है, ऐसा नहीं है। मास्टर प्लान भी बने हैं, बिल्डिंग लॉज भी बने हैं और समय समय पर उस पर अमेंडमेंट होते हैं। हमारी सरकार ने आकर के जो अमेंडमेंट किए हैं, अभी कोई लोग कहीं पर भी आराम से अपना घर बना सकते हैं। तो हमने तो आसाम टाइप के लिए भी बोल दिया है कि आप काम शुरू करो और इन्फॉर्मेशन कर दो, कोई जरूरत भी नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारा तो हमारी सरकार काम कर रही है। और जनता को भी देखिए, नियम का उल्लंघन, सरकार नियम बनाती है, अगर जनता उस नियमों का उल्लंघन करेगी तो निश्चित रूप से प्राकृतिक प्रकोप के हम शिकार होंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं। जी, अभिजीत मजूमदार, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं। आलोचनाएं तो बहुत हो गई, कुछ कंस्ट्रक्टिव बोलिए कि सरकार की आंख खुले। देखिए, जो सरकार का वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो लोग को बहुत सजग होना पड़ेगा। ये नहीं जे अभी बारिश आएगा अभी काम करेगा, और 1 साल से काम करो, शुरू से काम करो। बारिश चला गया उसका बाद प्लान करो, साथ साथ काम करो, तो अब जाके काम होगा। और इधर में ऐसा हो रहा है, एक पोकोपाइन किया, एक तो गाँव को घिरा, बस 2 महीना बाद फिर वो नदी लेके चला गया। तो इस टाइप का काम करके क्या होगा? गुवाहाटी में पहाड़ों पर अतिक्रमण और कटाई के बारे में बताइए। गुवाहाटी में भी आप लोग देख रहे हैं, जो उजन बाजार साइड में ब्रह्मपुत्र का, चंद्रपुर साइड में ब्रह्मपुत्र का किस टाइप का ग्रास कर रहा है, एक एक गांव लेके गांव का साइड लेके चल रहा है। तो
इसमें भी सजग होना कुछ पड़ेगा। परामर्श दीजिए सरकार को हमारे नॉर्थ ईस्ट लाइव के माध्यम से, क्या करना चाहिए? देखिए सरकार को तो बहुत अच्छा तरीके से काम करना पड़ेगा और जितना पैसा आता है जो सेंट्रल से आओ और सरकार का बजट से उसको ठीक ठाक यूटिलाइज होना चाहिए। इसके लिए हमारा केक है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारे केक तो डिपार्टमेंट काम होने के बाद रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट बनाते हैं। तो बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है। हमारा यहाँ जो अभिजीत ने दो सुझाव दिया है। एक, सरकार को अच्छी तरीके से काम करनी चाहिए जी। हम सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि हम अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और जो कहीं हमारी सरकार जो है करप्शन के माने में जो है एकदम टॉलरेंस का ऐसा जीरो जो है ना, टॉलरेंस की तो नीति चल दिखाने रही के लिए है है। और वो आप आपको तो दिखाए थे, मालूम है आपको लगता है कि हम जे दिखा रहे आपका हैं। सरकार आने के बाद हमारी सरकार में syndicate देखिए, कहाँ हमारी से कहाँ सरकार चला में गया। नीतियां कांग्रेस हैं, का टाइम में अगर हमारी 1% सरकार में syndicate था, नीतियां हैं, नियम है, अभी पालन आपको 50% करना syndicate हो है। गया। आपको जो है आंदोलन मत आपका कीजिए, सरकार पहाड़ों पे नहीं जाकर के लोगों को control नहीं भड़काइए कर पा रहा है मत, और जो है syndicate को। अवैध निर्माणों की आपका गतिविधि को सरकार को रोकने में syndicate सहायक ही चला रहा है। सरकार काम अच्छी कर रही है, सहयोग कीजिए, अवैध निर्माण न हो पहाड़ों पे। तो उसकी विजय गुप्ता जी अभिजीत मजूमदार से कह रहे हैं कि आप लोगों को भड़काइए नहीं, सही सुझाव दीजिए। हम बिल्कुल कार्यक्रम समाप्त करने वाले हैं, आखिरी कमेंट लेंगे प्रमोद तिवारी जी से, कुछ अच्छा हो जाए। देखिए परामर्श की आपने बात कही, तो परामर्श तो सरकार को देने की हैसियत मेरी नहीं है। वहाँ बहुत ही गुणी ज्ञानी लोग बैठे हुए नहीं, हैं। सरकार प्रार्थना घर जाकर प्रार्थना सरकार हमारे से ये कर सकता हूँ, मुख्यमंत्री क्योंकि और आपने कहा कि असम आप सरकार क्लोजिंग रिमार्क दीजिए। इतनी अच्छी नीति अपनाई है कि घर घर जाकर विशिष्ट लोगों से परामर्श ले रहे हैं, बुजुर्ग लोगों से विशिष्ट परामर्श लोगों से ले रहे हैं, मैं विशिष्ट की और श्रेणी आम में लोगों नहीं से आता। भी ले रहे हैं। आम लोगों से आप पत्रकार, आप 50 लाख घर जाएंगे, उसमें आप पढ़ेंगे। एडिटर्स को 50 लाख एडिटर्स घर को में आप बुलाया जाता है, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। मैं तो इतना जब कहना कोई चाहूंगा, समस्या आती है तो हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मैं आप तो- एडिटर्स को भी बुलाते हैं, अखबारों के और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैं तो जो दिग्गज विजय जी गुप्ता पत्रकार के हैं, माध्यम से उनको बुलाते उपाध्यक्ष हैं, भारतीय परामर्श जनता देते हैं। पार्टी हमारे असम प्रदेश माध्यम के से आप क्या माध्यम से परामर्श देंगे? और बहुत कम समय बचा। आपके चैनल के माध्यम से इनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जब इंद्रदेव मुस्कुराएं तो ऐसा ना हो कि गुवाहाटी वासियों के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाए। इंद्रदेव वरुण देव के मुस्काने से हम भी रिमझिम बारिश का आनंद लें, न यहाँ भूकटाव हो, न लैंडस्लाइड हो, और न यहाँ पर कृत्रिम बाढ़ हो। ये व्यवस्था सिर्फ आप कर दीजिए, सिटी स्मार्ट अपने आप हो जाएगी। नहीं, निश्चित रूप से हमारी सरकार देखिए कृत्रिम बाढ़ को लेकर भी चिंतित है। पहाड़ों के ऊपर में अवैध कटाई न हो और गृह निर्माण की एकदम इजाज़त नहीं हो। अभी जो देखिए कांग्रेस सरकार में जितना गृह निर्माण हो गया, अब से हमारी सरकार निश्चिंत एकदम, मैं आपको बताऊं कि एकदम जी हाँ, निश्चित बिल्कुल, है बिल्कुल। कि हम कोई भी नए गृह निर्माण करने के लिए इजाजत नहीं नए देंगे। तौर पर एक कंस्ट्रक्शन की घंटा में अनुमति इतना नहीं होगी कृत्रिम और बांध हो गया, बाद में क्या बिल्कुल होगा? नए निर्माण की अनुमति तो नहीं होगी, लेकिन इस पर हम नज़र जरूर रखेंगे कि कहीं कोई नया निर्माण तो नहीं हो रहा है, और इस पर विजय जी से भी सवाल करेंगे और सरकार प्रशासन से तो हम सवाल करते ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गुवाहाटी वासियों को भी अगर वो कहीं पहाड़ के ऊपर में उन्हें कोई ज़मीन दिखा रहा है या प्रलोभन दे रहा है, जो बिचौलिए हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। आप तो विपत्ति में पड़ेंगे, आपके आसपास के लोग भी विपदा में फंस जाएंगे। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मुद्दा में इतना ही, धन्यवाद।